नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट भर्ती 2021 के लिए आज शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 11 लेकर आया हूं। इसमें आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेवल 1 के लिए भी, लेवल 2 के लिए भी। इसके बाद में सुबह 8 बजे आपके हिंदी का टेस्ट आ रहा है, वो भी पूरे 30 प्रश्नों का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही अच्छे प्रश्न और यूँ मान सकते हो कि भाई रिवीजन टाइप के जो प्रश्न होते हैं जिनको आपने पहले पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था। कुछ क्वेश्चन मैंने वो भी सम्मिलित किए हैं, कुछ नए प्रश्न भी डाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। 30 प्रश्नों में पहला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में शैक्षिक भ्रमण उपयोगी होता है मूल्यांकन के लिए, आनुभाविक साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए और इनमें से सभी। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है साथियों आनुभविक साक्ष्य के लिए, क्योंकि भ्रमण की बात की जा रही है। तो भ्रमण में जब हम भ्रमण पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी स्थल है, वस्तु है या अन्य कोई भी आप मान सकते हो, प्रत्यक्ष रूप से आप उसको देखते हो, निरीक्षण करते हो। उससे बिल्कुल आपके जो दूसरा विकल्प है आनुभविक साक्ष्य वाला, वो उससे रिलेटेड फायदा मिलता है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। मॉन्टेसरी की समस्त विधियां आधारित है क्रिया पर आधारित, सीखने पर आधारित, पठन पर आधारित और ज्ञानेंद्रियों पर आधारित। तो देखो, अब ऐसी स्थिति में आपको हो सकता है कि दो विकल्प सही लग रहे हो। भाई पठन पर आधारित तो नहीं रहेगी, अब सीखने, क्रिया या ज्ञानेंद्रियां। तो साथियों हम जाएंगे यहाँ पर विकल्प नंबर 4 पर, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों में ही मॉन्टेसरी का सबसे ज़्यादा नाम आता है। ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षा का इन्होंने सबसे ज़्यादा समर्थन किया है और सबसे ज़्यादा बल भी इसी पे दिया है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 है, बालक में सर्वांगीण विकास हेतु क्या उपयोगी है? कक्षा में छात्रों को शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाए, छात्र व्याकरण के ज्ञान में पारंगत होने चाहिए, कक्षा में सिर्फ सहशैक्षिक क्रियाओं पर ही ध्यान दिया जाए, कक्षा शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं। तो देखो, सर्वांगीण विकास करना है और सर्वांगीण विकास में शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्रियाएं आ जाती है। अतः चौथा विकल्प सही है, कक्षा शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं। साथियों, कक्षा शिक्षण भी हो रहा है और साथ में सहगामी क्रियाएं भी हो रही है, तो मतलब शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्रियाएं हो रही है। इसलिए आपके जो चौथा विकल्प है यह सर्वांगीण विकास हेतु उपयोगी माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 चौथा क्वेश्चन है, अध्यापक के द्वारा बालक में लेखन कौशल का विकास करना आवश्यक है। इससे बालक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। यह अंतिम कौशल है, इसलिए इसका विकास करना आवश्यक है और सामान्य प्रक्रिया है। तो भाई प्रश्न बहुत ही लाजवाब है ये। क्यों? क्योंकि प्रश्न की जो शैली है वो एग्ज़ाम लेवल की शैली है ये पूर्ण रूप से। इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे आपके। तो प्रश्न संख्या 4 में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, क्योंकि हम सबसे बेस्ट विकल्प को चुनते हैं, जो सबसे बेहतरीन हो, सबसे अच्छा हो। साथियों, लेखन के माध्यम से हम अपने विचारों को अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे? आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। जब आप उसको शाब्दिक रूप से बताओगे तो उसके बारे में आप 10 लाइनें बोलने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन आप जब उस चीज़ को लिखित रूप से आप उसका उत्तर देते हो तो आप उसके 10 छोड़ तो 50 लाइनें भर दोगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो लेखन कला होती है, जो लेखन शैली होती है, उसके द्वारा हम अपने विचारों को बेहतरीन तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 5, भाषा शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है ध्वनि संकेतों का श्रवण, बोधपूर्वक सुनना, ध्वनि संकेतों को द्वितीय भाषा में बदलना और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, भाषा शिक्षा के अंतर्गत सुनने मतलब श्रवण कौशल की बात की जा रही है। तो सुनने का मतलब होता है साथियों बोधपूर्वक सुनना। बोधपूर्वक का मतलब क्या होता है? समझकर सुनना। सामने वाला जो कह रहा है हम उसको समझते हुए सुने। ऐसा नहीं है सुन तो रहे हैं
लेकिन ध्यान कहीं और है, समझ तो बिल्कुल भी नहीं आया, तो फिर उसको हम श्रवण नहीं कह सकते। तो सबसे बेस्ट विकल्प आपके दूसरा ही सही है प्रश्न 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। तो आपके 6ठा क्वेश्चन, श्रवण कौशल के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है अनुकरण विधि, नाटक विधि, किंडरगार्टन विधि और गीत व कहानी विधि। तो देखो, श्रवण कौशल के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि की बात की जा रही है यहाँ पर, और इसके श्रवण कौशल के विकास की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है आपके गीत व कहानी विधि। कौन सी? गीत और कहानी विधि को ही श्रवण कौशल के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि कहानी में भी बच्चों की रुचि होती है तो अच्छी तरह से सुनते हैं, और गीत गाने में तो उनको बहुत आनंद आता है। जैसे छोटी छोटी जो कविताएं होती है, बच्चे ज़्यादा गाते हैं कि नहीं गाते कविताएं? तो साथियों, बड़े कविता नहीं गाते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा कविता गाते हैं, उनको मज़ा आता है, उस चीज़ में आनंद आता है। इसलिए इन दोनों विधियों को ही सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है श्रवण कौशल के विकास के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन, आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता और संवेदनशीलता के गुण शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? रचना कार्यों में भौतिकता लाना, सद्वृत्तियों का विकास करना, भाषा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना और साहित्य का रसास्वादन। तो 7वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा कि भाई कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। सद्वृत्तियों का विकास करना, सेकंड विकल्प आपके सही है साथियों, क्योंकि आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता और संवेदनशीलता, ये सारी ही जो चीज़ें हैं ये सद्वृत्तियों के अंतर्गत आती है। सद्वृत्तियाँ मतलब अच्छी आदतें, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8, मॉन्टेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। तो बताइए इनमें से मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने जो भाषाई कौशलों का सही क्रम बताया है कि भाई उनके द्वारा जो क्रम बताया गया है वो कौन सा है। तो 8वें क्वेश्चन में आपके राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। लेकिन ये क्वेश्चन कब, ये जो ऑप्शन है ये कब राइट होगा? जब मॉन्टेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम पूछे। अगर डायरेक्टली पूछ लेता कि भाई भाषाई कौशलों का सही क्रम क्या है, तो साथियों फिर होता सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम सही माना जाता है। लेकिन मॉन्टेसरी का जब नाम आ जाता है तो फिर वहाँ पर लिखना पहले आ जाता है पढ़ने से, और पढ़ना इन्होंने बाद ही बाद में बताया है। तो इसलिए आपके थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। आपके 9वां प्रश्न, मौन पठन के विषय में धारणा है कि इससे उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, इससे पठन की गति सामान्य हो जाती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है, इससे एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। तो जो बेस्ट विकल्प आपको लगता है कि भाई प्रश्न संख्या 9 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, तो आपके 9वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा मित्रों, इससे एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। क्योंकि जब हम मन ही मन में, मतलब मौन वाचन जब करते हैं, मन ही मन में पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो हमारा ध्यान एक जगह स्थिर हो जाता है और हम एकाग्रचित होकर उसको पढ़ते हैं साथियों। इसलिए आपके चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 10 को। ये देखिएगा 10वें क्वेश्चन को, मौन पठन का उद्देश्य है सतही ढंग से पाठ को खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना बोले पठन की कुशलता का विकास करना और शांति के साथ एकांत में पढ़ना। तो देखो, मौन पठन का इसमें से जो उद्देश्य है वो आपको चूज़ करना है साथियों। राइट आंसर, इसके पहले भी मौन पठन का ही क्वेश्चन था। तो गहन अर्थ ग्रहण करना, ठीक है, गहन अर्थ ग्रहण करना ही मौन पठन का उद्देश्य माना जाता है। सेकंड विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है। गहन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आंतरिक उसके भाग से, मतलब बिल्कुल गहरी जानकारी के साथ में अर्थ ग्रहण करते हो, वो मौन पठन का उद्देश्य होता है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। 11वां प्रश्न, कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षण का नहीं है? वेदता, विश्वसनीयता, व्यापकता और व्यक्तिनिष्ठता। तो देखो, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत जो गुण होते हैं वो वेद भी है, विश्वसनीय भी है, व्यापक भी है। लेकिन साथियों, व्यक्तिनिष्ठता वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं माना जाता है। चौथा विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 11 में।
अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो चलिए देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 12 को। ये है आपके 12वां क्वेश्चन। पठन कौशल का अभिप्राय है वाक्यों को पढ़ना ही पठन कौशल है, पढ़कर समझना पठन कौशल है, लिपि चिन्हों की पहचान करना पठन कौशल है और शब्दों को पढ़ना पठन कौशल है। तो बताइए इनमें से पठन कौशल का अभिप्राय या अर्थ किससे लिया जाएगा प्रश्न संख्या 12 में। साथियों राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 2, पढ़कर के समझना पठन कौशल होता है। सबसे बेस्ट विकल्प यही है, क्योंकि पठन कौशल हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं लेकिन अगर समझ ही नहीं रहे हैं तो फिर मज़ा कहाँ आएगा उसका। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो आपके 13वां क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय प्रश्नावली कौन सी है? व्याख्यात्मक प्रश्नावली, मौखिक प्रश्नावली, वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली और प्रायोगिक प्रश्नावली। तो देखो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय जो प्रश्नावली होती है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली, क्योंकि वस्तुनिष्ठता में ही विश्वसनीयता पाई जाती है साथियों। वस्तुनिष्ठ में किसी प्रश्न का उत्तर जो है वो एक फिक्स होता है और एक फिक्स उत्तर रहेगा तो उसके जब हम अंक प्रदान करते हैं तो उसके अंक प्रदान में भी अलग अलग अंतर नहीं होता है। विकल्प नंबर 3 सही है आपके प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो ये रहा आपके प्रश्न नंबर 14। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है भावबोध, शब्दार्थ बोध, सरलार्थ बोध और पठन बोध। तो देखो जो कविता शिक्षण है ये किसके अंतर्गत आती है साथियों? ये पद्य शिक्षण के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर जो पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण का प्रमुख अंग होता है वो होता है भावबोध। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो चलिए 16वां क्वेश्चन देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 16। देखिएगा 16वां क्वेश्चन, सामाजिक शिक्षण की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, लेखक के अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए, शिक्षक के अनुरूप होनी चाहिए या सरकार के अनुरूप होनी चाहिए। तो जो सामाजिक शिक्षण की पाठ्य पुस्तक हो या फिर अन्य कोई भी पाठ्य पुस्तक हो, बात सामाजिक की ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन में है साथियों। हर एक विषय की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी के अनुरूप होना चाहिए। किसके अनुरूप होना चाहिए? विद्यार्थी या छात्र के अनुरूप होना चाहिए। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो चलिए 17वां क्वेश्चन देखेंगे। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन और मौन वाचन। तो देखो सस्वर मतलब स्वर के सहित जो वाचन होता है वो कहलाता है सस्वर वाचन। यदि आपको सस्वर वाचन का अभ्यास कराना है तो इसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है समवेत वाचन को, या फिर इसको सामूहिक वाचन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है साथियों, जो छात्र मान लो अकेले में किसी चीज़ का वाचन करने में उनको झिझक होती है, शर्म आती है, तो शर्मीले प्रवृत्ति के झिझक वाले छात्र समवेत या सामूहिक वाचन में सबके साथ आसानी से वाचन कर सकते हैं। इसलिए थर्ड विकल्प ही आपके 17वें क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। तो आपके 18वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है? निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि और प्रयोग प्रणाली। तो देखो व्याकरण शिक्षण की प्राचीन और परंपरागत शिक्षण विधि कौन सी? तो साथियों प्रश्न संख्या 18 में जो आपके राइट आंसर रहेगा वो रहेगा निगमन विधि। अब देखो आगमन तो परंपरागत विधि होती नहीं है, क्योंकि आगमन में तो पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर इसके माध्यम से नियम स्थापित किए जाते हैं। प्रयोग प्रणाली में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब भाषा संसर्ग और निगमन 2 बची है। तो साथियों इन दोनों विधियों में कई जगह भाषा संसर्ग भी आपको मिल सकता है और निगमन भी मिल सकता है। लेकिन निगमन में क्या करते हैं कि भाई पहले सूत्र बच्चों को सूत्र बता के सूत्र याद करवाया जाता है और फिर सूत्र के माध्यम से सवालों को हल किया जाता है। तो हमेशा से ऐसा ही चलता आया है, इसलिए फिर मैं जाऊंगा निगमन विधि पर। भाषा संसर्ग विधि तो नवीन विधि मानी जाती है। तो आप हमें 18वें क्वेश्चन के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई क्या आप भी इसमें पहले ही विकल्प पे हो या फिर तीसरे पे चले गए या चौथे पे चले गए। ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा साथियों।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। आपके ये रहा 19वां प्रश्न। निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण आधारित होता है नीलपत्र पर, शिक्षण उद्देश्यों पर, शिक्षण विधियों पर और इनमें से सभी। तो देखो, जो निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण बनाए जाते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है 19वें क्वेश्चन में। तो राइट आंसर रहेगा आपके जो निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण हैं वो नीलपत्र पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं साथियों? नीलपत्र पर, जिसको आधार पत्रक भी कहा जाता है और जिसको ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी पर आधारित होती है निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण। प्रथम विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न संख्या 20 को। तो 20वां क्वेश्चन, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है उद्देश्यों पर, प्रस्तुतिकरण पर, विषय वस्तु पर और इनमें से सभी। तो जो BS ब्लूम के द्वारा पाठ योजना बनाई गई है वो किस पर आधारित है साथियों? राइट आंसर है जो BS ब्लूम की पाठ योजना है ये उद्देश्यों पर आधारित है। किस पर आधारित मानी जाती है? उद्देश्यों पर आधारित, कि जो उद्देश्य है उसी पर आधारित इस पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। प्रथम विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। तो चलिए देख लेते हैं आपके 21वां क्वेश्चन। बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्धारण किया जाता है परीक्षा से, अनुदेशन से, प्रशिक्षण से और मूल्यांकन से। तो ये भाई 4 विकल्प है। अपेक्षित परिवर्तन का निर्धारण जो बालक के व्यवहार में होता है किसके द्वारा किया जाता है, आपको 21वें क्वेश्चन में सही आंसर देना है। और इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा मूल्यांकन के द्वारा बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्धारण किया जाता है। चौथा विकल्प आपके सही है साथियों प्रश्न संख्या 21 में, क्योंकि अपेक्षित परिवर्तन व्यवहार में मूल्यांकन के द्वारा ही होगा, परीक्षा, अनुदेशन या प्रशिक्षण से नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, उत्प्रेरक प्रेरक से क्या तात्पर्य है? पुनरावृत्ति को उत्प्रेरक प्रेरक कहते हैं, प्रस्तुतिकरण को उत्प्रेरक प्रेरक कहते हैं, प्रस्तावना को उत्प्रेरक प्रेरक कहते हैं या उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को उत्प्रेरक प्रेरक के नाम से जाना जाता है। तो साथियों 22वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है उत्प्रेरक प्रेरक के नाम से प्रस्तावना को जाना जाता है। प्रस्तावना और उत्प्रेरक प्रेरक एक ही है। आपके ये अलग अलग नाम दे रखे हैं सिर्फ ताकि कंफ्यूजन हो जाए। तो साथियों अच्छी तरह से याद रखना है कि भाई उत्प्रेरक प्रेरक प्रस्तावना को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे, आपके 23वां प्रश्न, किस विधा के शिक्षण में आप मौन पठन को महत्व देंगे? निबंध के शिक्षण में, कविता के शिक्षण में, दोहे या संवादात्मक कहानी? तो साथियों प्रश्न नंबर 23 में मौन पठन को महत्व हम निबंध के शिक्षण में देंगे। किसमें? निबंध के शिक्षण में, क्योंकि कविता तो पद्य है और पद्य में तो मौन पठन वर्जित होता है। दोहे पद्य है और पद्य में मौन पठन वर्जित होता है। लेकिन संवादात्मक जो कहानी तो गद्य में होती है, किंतु साथियों संवादात्मक मतलब जिसमें संवाद किए जाते हैं, संवाद बोल करके, इसलिए ये भी आपके मौन पठन में नहीं आएगी। ओनली प्रथम विकल्प जो निबंध वाला है यही मौन पठन के अंतर्गत आ जाएगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षण की प्रभावशीलता का पता चलता है, अध्यापक का बालकों पर प्रभाव बना रहता है, बालक अनुशासित रहते हैं और इनमें से सभी। तो साथियों 24 में राइट आंसर बताइएगा। मूल्यांकन को शिक्षण का जो अभिन्न अंग माना जाता है तो इसके द्वारा क्या होता है? देखो आपका विकल्प नंबर 4, 3, 2 गलत है। ओनली प्रथम विकल्प ही यहाँ पर सही रहेगा। शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगता है मूल्यांकन के द्वारा कि भाई जो हमने बच्चों को शिक्षण करवाया है वो कहाँ तक प्रभावी है, ठीक है, कहाँ तक वो प्रभावी है, बच्चों ने कितना समझा है, इत्यादि जानकारी हमें मूल्यांकन के माध्यम से चलती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, 25वें क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। कौन सी विधि में व्याकरण का छात्र की मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है?
भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, भंडारकर विधि और सहयोग विधि। तो देखो, व्याकरण का अनुवाद छात्र की मातृभाषा में कौन सी विधि के अंतर्गत किया जाता है साथियों? भंडारकर विधि के अंतर्गत किया जाता है। भंडारकर विधि को व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? व्याकरण अनुवाद विधि को ही भंडारकर विधि कहते हैं और व्याकरण अनुवाद विधि के प्रतिपादक भंडारकर ही है। थर्ड विकल्प आपके 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आएंगे। तो आपके 26वां प्रश्न, बालक के सर्वांगीण विकास की जांच करने की उपयुक्त विधि मानी जाती है? परीक्षण, मूल्यांकन, मापन और इनमें से सभी। तो सर्वांगीण विकास की जांच यदि आपको करना है, बालक के सर्वांगीण विकास की जांच, साथियों परीक्षण और मापन से सर्वांगीण विकास की जांच नहीं होती है। सर्वांगीण विकास की जांच मूल्यांकन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? मूल्यांकन के द्वारा। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा साथियों। नकल करना आधारित है, अनुलेख पर आधारित है, प्रतिलेख पर आधारित है, श्रुत लेख पर आधारित है और इनमें से कोई नहीं। तो जो जैसे हम जब छोटे थे तो कक्षा 1 2 3 4 5 तक भी खूब हमने नकल की है। नकल क्या कि जो पाठ होता था उसी की कॉपी हम अपना जो मतलब कार्य करने का जो रजिस्टर या फिर कॉपी भी जिसको हम कहते हैं साथियों, टेक्स्ट बुक जिसको कहते हैं, तो उसमें बिल्कुल उस पाठ की नकल करते हैं, उस पाठ की कॉपी कर लेते हैं, यूँ मान सकते हो आप। तो साथियों वो प्रतिलेख पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? वो प्रतिलेख पर। सेकंड विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। नकल में देखो रोजाना कि भाई आज ये पाठ, कल वो पाठ, कल परसों वो पाठ, तो इस प्रकार से हमें अध्यापक नकल करने का कार्य घर के लिए दिया जाता था। हमें तो ऐसे ही करते थे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपने भी नकल की है। अगर हाँ तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। तो चलिए प्रश्न संख्या 28, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है? सामान्य बालकों में अंतर करती है, कमजोर बालकों में अंतर करती है, प्रतिभावान बालकों में अंतर करती है और इन सभी में अंतर करती है। तो जो एक विभेदकारी परीक्षा होती है, विभेद का मतलब क्या होता है साथियों? अंतर करना। तो विभेदकारी परीक्षा सामान्य बालकों में भी अंतर करती है, कमजोर बालकों में भी अंतर करती है, प्रतिभावान बालकों में भी अंतर करती है। अर्थात उक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है 28 में, वो ही आपका सही आंसर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 29 पर। 29वां क्वेश्चन है आपके, विद्यार्थी पाठ या उसके किसी भाग को अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं या नहीं, इसके लिए उपयुक्त है गृह कार्य, बोध प्रश्न, मौन वाचन और व्याख्या। तो देखो, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि बालक ने उस पाठ को या उसके किसी भाग को अच्छी तरह से समझा है या नहीं, वो समझ रहा है अच्छी तरह से या हाँ में हाँ मिला रहा है सिर्फ। तो साथियों इसके लिए हम मौन वाचन तो करवाएंगे नहीं, क्योंकि मौन वाचन में हमें क्या पता चलेगा कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। व्याख्या भी नहीं करवाएंगे, गृह कार्य भी नहीं देंगे, बल्कि उसके लिए किया जाता है बोध प्रश्न। क्या किया जाता है साथियों? बोध प्रश्न किए जाते हैं इसके लिए। तो सेकंड विकल्प 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन वापस कह रहा हूं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट करके बताइए 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और डाउट वाले प्रश्न के लिए भी जरूर कमेंट करिएगा कि भाई हमें इस प्रश्न पर डाउट है। तो चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम और 30वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आपसे। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्नलिखित गुण अधिक प्रभावित होगा? वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता, व्यापकता और वैधता। तो इसके बाद में सुबह 8 बजे भी आपके हिंदी का वीडियो आ रहा है साथियों, उसमें भी पूरे ही 30 प्रश्न शिक्षण विधियों और व्याकरण के, तो उसको भी जरूर अटेंड करिएगा। देखो प्रश्न पत्र में यदि हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा व्यापकता प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? व्यापकता। क्योंकि प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे तो भाई पूरे पाठ्यक्रम से आप प्रश्न ले सकते हो। थर्ड विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। तो ये था आज का पेपर शिक्षण विधियों का। कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाइएगा
और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों। कमेंट करके ये बताइएगा कि भाई ये कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो मिलते हैं अब सुबह 8 बजे वाले वीडियो में।